तो हम सॉल्यूशन सेट पढ़ रहे थे। अभी मैंने क्वेश्चन 1 का दोनों क्वेश्चन सॉल्व किया और उसका वीडियो अपलोड कर दिया। कुछ टेक्निकल इशू के कारण वो बीच में ही बंद पड़ गया, तो मुझे दूसरा वीडियो बनाना पड़ रहा है पार्ट 2। और इसमें दोनों हो गए तो अच्छी बात है, नहीं तो तीसरा भी बनाना पड़ जाएगा। पर वो काफी अच्छे से हुआ है, आप उसे देखिएगा और कमेंट कीजिएगा। और साथ ही अभी एंडसम भी होने वाला 19 तारीख को, तो अगले दिन ही मैं वीडियो पे और अपने चैनल पे वो सॉल्यूशन सेट डाल दूंगा जो आपको हेल्प होगा। तो आपको सॉल्यूशन सेट देखना है अच्छे से, हो सकता है वही क्वेश्चन है, कुछ भी हो सकता है, तो आपको एरर समझ में आना चाहिए। तो चलिए आप निकालते हैं हम। डिफरेंशियल इक्वेशन भी है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्व करके देता था। सबसे पहले उसमें मैं 2 नंबर का सॉल्व करके देता जिसमें CFPI है। तो हमें दिया हुआ था एग्जांपल कि सॉल्व करना है हमें, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन del 2z del x स्क्वायर प्लस 3 del 2zy del x del y प्लस ट्वाइस del 2z del y स्क्वायर इक्वल टू x प्लस वाई। तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का 2 तरीका, मैं दोनों से आंसर बताऊंगा कि बच्चों ने 99% में एक ही वे में लिखा और सभी ने सही लिखा है। तो फिर भी कुछ इश्यू के कारण कम ज्यादा मार्क हुआ है, वो तो मैं नहीं जानता। तो मैं दोनों क्वेश्चन दोनों तरीके से बताऊंगा। तो चलिए, तो डिफरेंशियल इक्वेशन अगर सॉल्व करना रहा तो इसे 3 स्टेप में जाया जाता है। पहले निकालते हैं हम CF, उसके बाद PI, उसके बाद दोनों को कंबाइन किया जाता है। तो सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन का आपको D और D' के फॉर्म में लिख लेना चाहिए। तो गिवन एग्जांपल को हम D और D' के फॉर्म में लिखेंगे। आपको मालूम, अगर Z को X से डिफरेंशिएट किया गया तो उसको हम D बोलते हैं, Y से डिफरेंशिएट किया गया तो D' बोला जाता है। तो गिवन इक्वेशन को मैं लिखूंगा, तो अब वो इक्वेशन कैन बी रिटर्न इन D एंड D' फॉर्म एज, ये होगा हमारे पास D² प्लस 3D स्क्वायर प्लस ट्वाइस D'²। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है, इस फॉर्म में ही इक्वेशन सॉल्व होगा। और इधर आपके पास x प्लस वाई। तो अब ये हमारा हो गया गिवन इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में, जिस फॉर्म में हमें सॉल्व करना है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना मींस LHS को सेपरेट सॉल्व करना है, RHS को सेपरेट सॉल्व करना है, दोनों को कंबाइन करना है। तो LHS को सॉल्यूशन को बोला जाता है CF। और तो फर्स्ट में हम निकाल लेंगे टू फाइंड CF का मतलब होगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, और ये टोटली डिपेंड करता है नेचर ऑफ रूट। तो क्या करेंगे, हम इस पार्ट को इक्वेट करेंगे 0 से। तो लेट हमेशा इक्वेट किया जाता है 0 से। तो लेट D² प्लस 3D प्लस ट्वाइस D' इक्वल टू 0। अब इसका हमें रूट निकालना है, तो रूट निकालने के लिए इक्वेशन एक वेरिएबल में होना चाहिए, तो दो वेरिएबल में। तो अब इसे क्या करेंगे, हम उसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे। तो स्टैंडर्ड तरीका हर बार ऐसे किया जाता है, पुट D इक्वल टू हम m पुट करते हैं और D' इक्वल टू हम 1 पुट करते, यही है तरीका। यहाँ हम पुट करने के बाद हमें मिलेगा m² प्लस 3m प्लस 2 इक्वल टू 0। अब दोस्तों इसको कैलकुलेटर से रूट निकाल ले लेना। आपको कैल्सी अलाउड है तो आपको कैल्सी का यूज करना है। रूट निकालने के बाद, अब ये 2 डिग्री है तो 2 रूट आएगा, आपको याद रखना। 3 डिग्री है तो 3 रूट, 4 है तो 4 रूट। यहाँ पे 2 रूट आएगा जिसको मैं लिखूंगा m1 मीन्स √1, और ये होगा आपका -2, और m2 है हमारे पास -1। ये 2 रूट आए और ये कैल्सी से निकलता है टोटली, तो ये रूट आ गया। देयरफॉर CF लिखा जाएगा। देयरफॉर CF कैन बी रिटर्न है, CF होगा हमारे पास, CF का जनरल फॉर्मूला है phi1y प्लस m1x प्लस phi2y प्लस m2x। m1 m2 आपका रूट है, देयरफॉर फाइनल आंसर हुआ हमारे पास phi1y माइनस 2x प्लस phi2y माइनस x। ये हो गया हमारे पास CF। जिन्होंने भी यहाँ तक कैसे 2 नंबर मिलेगा, 2 नंबर CF पे, 2 नंबर PI पे और 1 नंबर कंबाइंड आंसर पे। और किसी में से भी एक आपका गलत हो गया तो आपके 3 नंबर कटे, क्योंकि फाइनल आंसर जब भी सही होगा जब 2 पार्ट आपका सही होगा। ऑब्वियसली एक पार्ट गलत मतलब फाइनल आंसर आपका गया। तो अब यहाँ तक जिन्हों भी किया उसे 2 नंबर टीचर ने खुशी खुशी दे दिया है। और अब नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं PI पे। तो PI निकालने का 2 तरीका है।
दोनों ही तरीके 100% सही है, दोनों में से आपने जो भी तरीका लिखा आपको पूरे नंबर मिलेंगे, पर सबसे ज्यादा सही तरीका मैं बता रहा हूँ, आपको भी बताऊंगा। तो ज्यादा ठीक है ना, तो चलिए ठीक है। अब सेकंड स्टेप में हम निकालेंगे पी आई। तो मैं दूसरा तरीका बता रहा हूँ, जो आप लोगों ने लिखा है नेक्स्ट टाइम वो भी सही है, तब उसको दूसरे इसमें बताऊंगा मैं। तो टू फाइंड पी आई, तो अब हमें निकालना है पी आई। तो पी आई के लिए क्या किया जाता है, आर एच एस को एल एच एस से डिवाइड किया जाता है। तो पी आई के लिए हम करेंगे यहाँ पे 1 बाय और डी स्क्वायर प्लस 3d डी डैश स्क्वायर प्लस 2d डैश स्क्वायर, और यहाँ पे आपके पास x प्लस वाई। और पी आई का मतलब होगा पर्टिकुलर इंटीग्रल, मतलब फंक्शन बदला तो पी आई का तरीका बदला, तो फंक्शन के हिसाब से इसका तरीका बदलता है, मेथड बदलते हैं, इसलिए से पर्टिकुलर इंटीग्रल बोला जाता है। तो अभी x प्लस वाई दो तरीके से सॉल्व होगा, मैं पहला तरीका बता रहा हूँ और दूसरा तरीका भी बताऊंगा, दोनों ही तरीके सही है, दूसरा तरीका ज्यादा सही है। अब ये लोकल मेथड है, फिर भी बुक में है, सॉल्व करते हैं, हम भी बताते हैं, ऐसे नहीं है। तो ये कैसे होगा, ये किस फॉर्म में होगा, दिस इज इन द फॉर्म फाई ऑफ एक्स प्लस बी वाई के फॉर्म में है। अगर ऐसे फॉर्म में रहता है कोई इक्वेशन या कोई फंक्शन, तो हम क्या करते हैं, डी की जगह ए पुट करते हैं, डी डैश की जगह बी पुट करते हैं, और ए भी क्या है आपका, ए इज ए क्या होगा आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स, बी क्या होगा कोफिशिएंट ऑफ वाई, ए पुट करते हैं और बाद में उसे इंटीग्रेट करते हैं, जितना नंबर ऑफ डिग्री हाईएस्ट डिग्री, तो यहाँ पे डिग्री आपका 2 है, हाईएस्ट ऑर्डर 2 है आपका, तो इसको दोबारा इंटीग्रेट करेंगे। तो पुट करेंगे हम यहाँ पे पुट डी इक्वल टू ए की वैल्यू हो गई यहाँ पे 1, ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और डी डैश की वैल्यू हो गई आपके पास 2, मतलब है आपको ये कोफिशिएंट ऑफ वाई, ये भी यहाँ पे 1 ही है। तो ये पुट करने के बाद हमें मिलेगा, तो 1 ही रहेगा यहाँ पे, ये तो 3 रहेगा प्लस 2 होगा, क्योंकि सारी वैल्यू 1 है। और फिर आपको इसको 2 बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री यहाँ पे 2 है। अब इंटीग्रेट किसे करें, इधर एक्स से या वाई से, तो एक्स वाई से नहीं कर रहे हैं, इसके जगह हम वी पुट करते हैं, वी तीसरा ही वेरिएबल, और इसको 2 बार हम इसे इंटीग्रेट कर देंगे। तो होगा 3 2 5 और 1 6, ये होगा 6 आपके पास, और वी स्क्वायर बाय 2 फर्स्ट टाइम इंटीग्रेट करेंगे तो, और एक इंटीग्रेशन बचा रहेगा, फिर अगेन हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये मिलेगा आपको 1/6, ये होगा आपके पास वी क्यूब बाय, ये होगा आपका 3 2 6, तो इसकी वैल्यू होगी आपको 1/12 वी क्यूब। अब वी का रोल कल खत्म, वी का रोल यहीं तक ही है। अब वी की वैल्यू पुट कर दे, तो वी किसके जगह पुट किया था हमने, एक्स प्लस वाई की जगह, तो ये हुआ आपको 1/12 और एक्स प्लस वाई क्यूब। तो कई बच्चों ने ऐसा किया है, तो उसे भी पूरे सही नंबर मिले हैं। ये भी आपका ये दूसरा नंबर हो गया, तो ये जिसने किया उसको 2 नंबर मिला। तीसरे स्टेप में जाएंगे हम, तो थर्ड स्टेप होगा आपके पास टोटल सॉल्यूशन, जिसे हम जेड के फॉर्म में डिनोट करेंगे। तो टू फाइंड जेड, तो जेड की वैल्यू होती है आपके पास, जेड इज गिवन बाय जेड इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, और इस पे होगा आपका 1 नंबर। तो सी एफ है आपके पास, सी एफ क्या मिला हमें, ये तो 5 1 y माइनस ट्वाइस एक्स प्लस 5 2 y माइनस एक्स प्लस 1/12 एक्स प्लस वाई क्यूब। ये होगा आपको फाइनल आंसर। इस पे होगा 1 नंबर 2 नंबर 2 नंबर 1 नंबर, यहाँ तक 5 नंबर। किसी ने भी एक स्टेप इन दोनों में से गलत किया तो आपके सीधा 3 नंबर जाएंगे, क्योंकि आपका फाइनल आंसर भी तो गलत होगा ना, क्योंकि कॉम्बिनेशन ऑफ दोनों है। तो जिन्होंने भी किया था यहाँ तक 2 नंबर टीचर ने दिया है। अब पीआई ये यहाँ तक होगा, पीआई निकालने का दूसरा तरीका भी है, जो ज्यादातर बच्चों ने लिखा है, वो भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, वो भी करेक्ट है, वो ज्यादा करेक्ट है। तो देखिए अभी तो मैं दूसरी मेथड से लिखा रहा हूँ, ये हो गया यहाँ पे, मैं दूसरे मेथड से करवा रहा हूँ, इसको मिटा रहा हूँ। अब पीआई निकालने का दूसरा तरीका वो मोस्ट एक्यूरेट तरीका है, 200% करेक्ट तरीका, ये भी करेक्ट है, ऐसा नहीं कि गलत है। इन्होंने जिन्होंने भी ये किया उसे भी पूरे नंबर मिले हैं, और जो दूसरा करेगा उसे भी पूरे नंबर मिलने चाहिए, और मिले हैं। तो चलिए ठीक है, अब दूसरा तरीका है, अभी एग्जाम्पल खत्म हो गया, यहाँ पे मैं दूसरा तरीका बता रहा हूँ, और मेथड टू फाइंड और सी एफ पी आई। तो पीआई निकालने का दूसरा तरीका है अपने पास ये, तो पीआई में फिर से निकाल रहा हूँ। सेकंड स्टेप जो 2 तरीके से किया जा सकता है, आपको कोई भी एक ही मेथड करना है, आपको अच्छा लगे तो 2 करिए 4 करिए, आपका मेंबर थी। तो पीआई के लिए हम सेम वैसे एक्सप्रेस करेंगे, पीआई के लिए आरएचएस को पहले हम एलएचएस से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास होगा डी स्क्वायर प्लस 3d डी डैश स्क्वायर प्लस 2d डैश स्क्वायर,
बराबर है। अब यहाँ पे आपके पास x प्लस वाई। तो अब एक बात ऑब्जर्व किया हमने कि जो आपका पी आई है किसी डेरिवेटिव्स का खत्म होता है, किसी भी एक वेरिएबल आप x से करो तो भी टर्मिनेट होगा, y से करो तो भी टर्मिनेट होगा। तो ये मेथड कब लगती है, जब किसी भी एक वेरिएबल से, एटलीस्ट एक वेरिएबल से उसका डेरिवेटिव खत्म होना चाहिए, अगर x से या y से, दोनों से हो रहा है तो भी अच्छी बात है। फिर दोनों से हो रहा है तो जल्दी किससे हो रहा है, तो देखेंगे x का पावर भी 1 ही है, y का पावर 1 है, तो मतलब वो दोनों से ही जल्दी खत्म हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इस मेथड में न्यूमरेटर में डेरिवेटिव लिया जाता है, डिनोमिनेटर में इंटीग्रेट किया जाता है। तो ये d और d। तो ऊपर में देखते हैं हम किससे डेरिवेटिव लेंगे, तो हम ऊपर में y से डेरिवेटिव लेंगे, मतलब d डैश। तो नीचे से मैं आपको ऑटोमेटिक d से इंटीग्रेट करना पड़ेगा, मतलब x है, या फिर अगर ऊपर d लेते हैं, नीचे ऊपर में d लेते हैं, नीचे हमको d डैश यूज करना पड़ेगा। तो हम ऊपर में जनरली d डैश यूज करते हैं और नीचे में d। हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर ऑफ d है उसको हम बाहर निकाल लेंगे। बाइनोमियल सीरीज में एक्सप्रेस करने वाले थे, डी स्क्वायर अगर कॉमन आया तो डी स्क्वायर अगर हमने कॉमन लिया यहाँ पे, तो यहाँ पे होगा आपके पास 1 प्लस डी, इधर भी जाएगा तो यहाँ पे होगा 3 और 3, ये डी डैश है सिर्फ, 3d डैश बाय डी प्लस 2d डैश स्क्वायर बाय डी स्क्वायर, बराबर है। और x प्लस वाई, अब क्या करेंगे, इसको ऊपर लेके जाएंगे, ऊपर मतलब न्यूमरेटर में, तो डी स्क्वायर, और यहाँ पे होगा आपके पास ये 1 प्लस 3d डैश प्लस d प्लस 2d डैश स्क्वायर बाय डी स्क्वायर रेज टू -1 x प्लस वाई। अब इसे एक्सपांड करना है, अब ये बाइनोमियल सीरीज है, इनफाइनाइट सीरीज है, तो इसमें कितने भी टर्म आ सकते हैं, पर हम हमेशा एक ही टर्म लेते हैं, पहली टर्म या दूसरी टर्म, क्योंकि अब इतनी टर्म लेना पड़ता है जितना कि इसका डेरिवेटिव नॉन जीरो है। तो आपने देखा डबल डेरिवेटिव हर एक का जीरो है, एक का डबल डेरिवेटिव भी जीरो आएगा, वाई का भी, तो ये डबल डेरिवेटिव, ये जीरो है आपका, ये कोई काम का ही नहीं है। तो जब इसे एक्सप्रेस करेंगे हम, तो जब इसे एक्सपांड किया जाएगा माइनस को, यहाँ पे क्या होगा 1, अरे प्लस रहता है तो माइनस आ जाता है, और बस एक ही टर्म लिखते हैं। ये टर्म का डेरिवेटिव जीरो आने वाला है तो हम लेंगे नहीं, तो यहाँ बचेगा आपके पास, ये माइनस है तो यहाँ पे आएगा, ये प्लस है तो यहाँ पे आएगा माइनस, तो 3d डैश बाय डी, और यहाँ पे बचा आपको x प्लस वाई, बराबर है। तो अब मुझे कुछ, तो अब यहाँ पे जब इसे एक्सप्रेस करूंगा तो 1/d स्क्वायर एज इट इज है, और ये अंदर में मल्टीप्लाई कर लेता हूँ मैं, तो यहाँ पे बचेगा आपके पास x प्लस वाई माइनस 3d डैश बाय डी, और यहाँ पे भी हम मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस वाई। अब डी डैश से जब डेरिवेटिव लेंगे हम, डी डैश से जब हम डेरिवेटिव लेने वाले हैं, तो x प्लस वाई, डी डैश मतलब y, तो y से का इसका जीरो होगा, इसका 1 होगा, तो यहाँ बचेगा हमारे पास 3/d। अब नीचे का d मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन, d मतलब x से d डैश रहता था y से, अब 3 को हम डिफरेंट इंटीग्रेट करेंगे x से, तो d स्क्वायर हो गया आपके पास x प्लस वाई माइनस 3x। अब बाहर का d हटाएंगे, बाहर में नीचे में d है तो नीचे का d मतलब होता है इंटीग्रेशन। अब d है तो x से d डैश रहता है तो y से, तो इसको मैं इंटीग्रेट करता हूँ, होगा x स्क्वायर बाय 2 माइनस वाई एक्स माइनस 3x स्क्वायर बाय 2, और एक बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा हमें, तो और एक बार जब इंटीग्रेट करेंगे तो होगा x क्यूब बाय 6, है कि नहीं, माइनस x स्क्वायर वाई बाय 2 माइनस, तो सेम ही चीज है ना, ये तो सेम ही चीज था, इसको हमने डबल कर दिया है ना, ये तो सेम ही चीज था, यहाँ पे ट्वाइस x लिखना चाहिए था। अब यहाँ कैलकुलेट करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे हो गया अपने पास, ये पहले अगर छोड़ देते तो यहाँ पे हट जाता, और ये रहता आपका, यहाँ रहता 2x, है कि नहीं, 2x, एक्स स्क्वायर बाय 2 वाई एक्स, मिटा देता हूँ मैं इसको, क्या ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे तो फिर इंटीग्रेट, तो ये होगा आपका x, है कि नहीं, तो ये 3x होगा, यहाँ पे होगा, तो ये होगा आपके पास y माइनस ट्वाइस एक्स। अब इसको दो बार इंटीग्रेट करना है, तो y का होगा वाई एक्स माइनस, ये होगा 2x स्क्वायर बाई 2, मतलब होगा x का स्क्वायर, और एक बार इंटीग्रेट, 3 भी है सॉरी, यहाँ पे कहा गया वो t नहीं, यहाँ पे आपका 2 2 कैंसिल हो गया,
तो और एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो y कुछ गड़बड़ हो गया लगता है, फिर से करना पड़ेगा हमको। तो एक्स वाई और यहाँ पे होगा 3x, 1/d² x प्लस वाई एज इट इज होगा -3x, है कि नहीं? तो होगा 1/d², यहाँ पे होगा ये y माइनस या -2x प्लस y, ऐसा। अब इसे इंटीग्रेट करूंगा मैं फर्स्ट टाइम, तो 1/d, तो ये होगा -2x²/2, तो 2 कैंसल, तो होगा -x प्लस x y, अगेन इंटीग्रेटिंग, तो होगा आपके पास -x²/2, फिर होगा प्लस x²/2, गड़बड़ हो गया यहाँ पे, x², यहाँ पे x² है, सॉरी, यहाँ पे x² हो गया, और यहाँ पे होगा x³/3, और ये होगा x²y/2, ये होगा हमारा फाइनल आंसर। तो इसको मैं और सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, तो बेस सेम कर सकते हैं इसका, तो 1/6 अगर हमने बाहर लिया, ये होगा आपके पास, यहाँ पे होगा 3x² y -2x³, ये हो गया। अब हम लिखेंगे इसका फाइनल आंसर, मतलब CF प्लस PI, ये जो आपका PI बदल देगा अब यहाँ पे होगा प्लस 1/6 3, ये क्या लिखा मैंने, 3, हाँ 3y², 3y² कहाँ होगा, 3x² y, 3x² y माइनस ट्वाइस x³, ये हो गया आपका फाइनल आंसर CF प्लस PI। तो जिन्होंने दोनों मेथड से लिखा तो दोनों मेथड सही है, दोनों मेथड से आपको 5 नंबर मिलेंगे, CF पे 2 नंबर, PI पे 2 नंबर, और कंप्लीट आंसर पे 1 नंबर, मतलब टोटल हो गया 5 नंबर। तो अब हम इसका दूसरा पार्ट लेंगे, तो ये भी बहुत आसान है, तो इसको मिटा देता हूँ मैं। चलिए, तो इसमें था एक लैग्रेंजेस पे दिया हुआ था, पहला जो था, अब लैग्रेंजेस वाला करते हैं हम। तो पहला था इसका सॉल्व, इसमें फर्स्ट नंबर पे था px और x प्लस वाई इक्वल टू q y x प्लस वाई, q y x प्लस वाई माइनस ट्वाइस x प्लस 2y प्लस z, यहाँ पे होगा x माइनस वाई। सॉल्यूशन, तो गिवन एग्जांपल में अगर पी क्यू दिया रहा, मतलब फर्स्ट ऑर्डर का रहा, पी क्यू मतलब फर्स्ट ऑर्डर ही है, तो ऐसे फॉर्म को बोलते हैं हम लैग्रेंजेस फॉर्म। तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाता है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है हमारे पास, फर्स्ट स्टेप हम फाइंड करेंगे, इसमें फर्स्ट स्टेप में हम निकाल लेते हैं पी क्यू एंड आर। तो पी क्यू आर कैसे निकाला जाएगा, गिवन एग्जांपल को आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करो और बाद में उसको पी क्यू आर वहां से कंपेयर करके एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, आपको बाद में मालूम चलेगा। तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहा हूँ, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में पी और क्यू लेफ्ट हैंड में रहना चाहिए, पी एक्स प्लस वाई, तो जो क्यू है आपका RHS में, तो मैं इसे इधर लेके आऊंगा, क्यू वाई और एक्स प्लस वाई, रिमेनिंग सारी चीजें LHS में ही रहना चाहिए, LHS में ही है। तो माइनस ट्वाइस एक्स प्लस 2y प्लस जेड, एक्स माइनस वाई। अब इसे हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्मूले से, तो पी प्लस क्यू इक्वल टू
आर मतलब रिमेनिंग टर्म। तो कंपेयर करेंगे तो पी का कोफिशिएंट यहाँ पे ये है, तो पी की वैल्यू हो गई आपके पास x इंटू एक्स प्लस वाई। क्यू की वैल्यू हो गई आपके पास यहाँ पे माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। और आर की वैल्यू मिली हमें आर इक्वल टू, और आर की वैल्यू मिली हमें माइनस ट्वाइस एक्स प्लस 2y प्लस जेड, एक्स माइनस वाई। ये हुआ, ये सारी चीजें निकल के। अब यहाँ तक निकालते तो टीचर कभी कभी 1 नंबर दे देते हैं, दे ही देते जनरली। अब उसके बाद हम निकालेंगे। अब यहाँ भी अब लैग्रेंजेस को सॉल्व करने का थोड़ा अलग तरीका होता है, ट्रायल एंड एरर मेथड होता है, इजिली बच्चे पकड़ नहीं पाते हैं। और इसमें भी मिनिमम 2 सॉल्यूशन निकालना पड़ता है, 3 निकालने की जरूरत नहीं है। तो 2 अलग अलग तरीके निकाले जाते हैं सॉल्यूशन में। 2 सॉल्यूशन आपके डिफरेंट भी हो सकते हैं, सिलेक्शन के ऊपर है। इसे सॉल्व करने के लिए एक लैग्रेंजेस का ऑक्सिलरी इक्वेशन होता है, उसे यूज किया जाता है। तब हम, तो लैग्रेंजेस एल मतलब लैग्रेंजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन, लैग्रेंजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन इज गिवन बाय dx by p और dy by q, pq dz by r। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, dz by r। अब इसमें हम सारी वैल्यू पुट करेंगे, ये सारी वैल्यू। तो dx के नीचे p लिखेंगे हम, तो p है हमारे पास यहाँ पे x इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू dy की वैल्यू हमारे पास, dy नहीं q की वैल्यू आपके पास माइनस y इंटू एक्स प्लस वाई। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट समझना है आपको, इक्वल टू, और dz के नीचे है r, और r की वैल्यू आपके पास माइनस ट्वाइस एक्स प्लस 2y प्लस z, और ये हो गया आपके पास x माइनस वाई। ये आपका लैग्रेंज ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब क्या करते हैं हम इसमें, कम से कम इसका यूज करके 2 सॉल्यूशन बनाना है। तो एक सॉल्यूशन तो आसानी से बन जाता है, थोड़ा दूसरे में मुश्किल जाता है। तो देखो इसको बोलते हैं हम रेशो, ये 3 रेशो है। तो ये 3 रेशो से हमें 2 सॉल्यूशन बनाना है, नहीं 3 से ज्यादा से भी रेशो लग सकते हैं। तो इन तीनों को अगर हमने ऐड किया, कभी मल्टीप्लाई किया, तो जो नया रेशो बनेगा इसके ही बराबर होगा। मतलब सपोज मैंने dx dy को दोनों का ऐड किया, तो ये 3 रेशो के इक्वल ही होगा वो। इस रेशो का यूज करके तुम कितना भी रेशो बना वो इसके बराबर ही होगा। और जरूरत पड़ने में हम इसका यूज करके नए रेशो भी हम बनाते हैं, कि 3 सफिशिएंट नहीं है। ये 3 जरूर एक ना एक सॉल्यूशन दे देता है, पर कभी कभी ये 3 रेशो 2 सॉल्यूशन नहीं दे पाता, फिर हम इन दोनों का यूज करके नया रेशो भी बनाते हैं। ये 3 पे ही जरूरी नहीं कि आपको 3 पे चिपके रहना, अटके रहना। आप इसका तीनों का यूज करके एक नया क्रिएट करो। पर एक रूल है, इन रेशियो से जो भी नया रेशियो बनेगा वो इनके ही बराबर होगा, इनके ही इक्वल होगा। तो बेझिझक आपको इनके इक्वल ही लिखना है। तो आप सोचोगे ऐसा कैसे हो गया, तो मैथ्स का रूल है, एक रेशियो का यूज करके आप 2 रेशियो का यूज करके जो इक्वल है उसका यूज करके तीसरा रेशियो बनाओगे तो उसके इक्वल ही होगा वो। तो आप बना सकते हो। तो चलो ठीक है, अब मैं पहला रेशियो खोजूंगा, तो पहले सोल्यूशन का मैं यू नाम दूंगा। तो मैं लिखता हूं टू फाइंड यू मीन्स फर्स्ट सोल्यूशन होगा मेरा यू। अब यू कैसे निकालेंगे, आप आपकी चॉइस है, किसी भी 2 वेरिएबल, किसी भी 2 रेशियो को कंपेयर करो और उसको सॉल्व करो। और आप कंपेयर करने का रूल है आपके पास। आप ऐसा दो रेशियो लेना है। सपोज मैंने एक्स वाई लिया, तो पूरे रेशियो में, पूरे इसमें सिंप्लीफाई करने के बाद एक्स वाई ही बचना चाहिए। एक्स वाई रहे ना रहे चलेगा, पर जेड नहीं आना चाहिए वहां पे, तो आपका इक्वेशन सॉल्व होगा। आपने 2 ऐसा वेरिएबल ले लिया, पर ले लिया चलेगा, पर तीसरा वेरिएबल अगर नहीं हटाना तो सोल्यूशन नहीं आएगा। बस ये ध्यान रखना पड़ता है कि ऐसा 2 रेशियो लेंगे जिसमें तीसरा वेरिएबल गारंटेड हट जाए। सपोज मैंने dy dz लिया, तो गारंटेड x हटना चाहिए। अगर x नहीं हटा तो सोल्यूशन नहीं, अगर x हट गया आंख बंद करके सोच लो तो सोल्यूशन आएगा। ऐसा सोचना पड़ता है। जो भी मैं 2 रेशियो कंसिडर करूंगा, उसमें से वो वेरिएबल छोड़ के, वो रहे ना रहे चलेगा वो, पर तीसरा वेरिएबल नहीं रहना चाहिए। अगर वो बच गया तो आपका सोल्यूशन नहीं आएगा। तो चलो ठीक है, पहले 2 लेते हैं हम एक्स और वाई। तो कंसिडर लिया हमने डेल एक्स। अब देखो, ज्यादातर 99% याद रखना, एक्स वाई को कंसिडर करके एक सॉल्यूशन मिल ही जाता है। मतलब यहाँ पे आपको 0 की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि एक ना एक मिल ही जाता है सॉल्यूशन। दूसरे में ही थोड़ी डिफिकल्टी आती है। अब देखो, अब मैंने अगर एक्स वाई लिया हूँ, तो सिंप्लीफाई करने के बाद एक्स वाई बचे ना बचे चलेगा, पर जेड नहीं बचना चाहिए। अगर जेड बच गया तो मैं फंस जाऊंगा। अगर जेड हट रहा है तो गारंटेड एक्स का सॉल्यूशन आएगा। तो देखो आप जरा, दोनों में एक्स वाई कॉमन है,
x प्लस वाई तो एक कट गया, तो क्या बचा हमारे पास dx बाय एक्स इक्वल टू माइनस भी यहाँ पे dy बाय वाई। देखो इसमें तो हमारा हमने dx dy है, x और y वेरिएबल है तो z नहीं है, बस बाकी है ना है, सोचने की जरूरत नहीं है, बस z नहीं रहना चाहिए। तो z नहीं है मतलब ये सॉल्व होगा गारंटेड, अब आपको सोचने की जरूरत है, सॉल्व होगा ही। अगर यहाँ पे z रह जाता तो हम फंस जाते थे, तो सॉल्व ही नहीं होता था। तो अब क्या करेंगे, हम इसको वेरिएबल को सेपरेट कर लेते हैं, तो मैं इसको सेपरेट कर दूंगा y dx, इसको इधर लेके जाऊंगा और फिर इधर लेके आऊंगा तो हो जाएगा x dx इक्वल टू 0। अब इसे आपको इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेशन आपको मालूम है डेरिवेटिव का अपोजिट है, तो इंटीग्रेशन करना है तो आप डेरिवेटिव लगा लो, तो डेरिवेटिव को हटाओगे तो ऑटोमेटिक इंटीग्रेट होगा। तो दो तरीका है, वाई स्क्वायर बाय 2 लिखो, एक्स स्क्वायर बाय 2 लिखो, आंसर होगा। या फिर आपको मालूम है ये तो वही है ना, डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई, यही है ना, डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई है। तो अब इसे इंटीग्रेट करूंगा, तो जैसे इंटीग्रेट करूंगा तो डी ऑटोमेटिक हट जाएगा, तो लिखेंगे हम इंटीग्रेटिंग विथ इंटीग्रेटिंग ही लिखेंगे, क्योंकि ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो एक्स वाई से नहीं लिख सकते हम, दोनों से। जैसे इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे आएगा एक्स वाई इक्वल टू, इधर कॉन्स्टेंट भी क्रिएट होगा, सपोज इसको नाम देते हैं हम ए, तो इसको हमने किया इंटीग्रेट, इंटीग्रेटिंग, ये होगा हमारा पहला सॉल्यूशन। इसको नाम दे देंगे हम u, देयरफॉर आपका u की वैल्यू होगा u मतलब फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, u एक्स वाई इक्वल टू हो गया आपके पास a, तो ये होगा हमारे पास पहला सॉल्यूशन। तो यहाँ तक जिसने भी किया उसको 2 नंबर श्योर शॉट मिलेगा, समझे कि नहीं। अब हमको निकालना है दूसरा सॉल्यूशन, और दूसरा सॉल्यूशन निकालना थोड़ा टफ होता है, तो दूसरे सॉल्यूशन में मैं पहला सॉल्यूशन भी यूज कर सकता हूँ। अब एक बात गारंटी है कि अब पहला सॉल्यूशन अब यही एक्स वाई, अब पहला तो आपने एक्स वाई यूज करके बनाया, अब आप एक्स वाई का यूज नहीं करोगे। हाँ, एक्स प्लस वाई का यूज कर सकता हूँ मैं, मतलब डीएक्स डी वाई का यूज कर सकता हूँ, क्योंकि नया रेशियो होगा। पर सिर्फ आप बोलोगे मैं दोबारा भी एक्स वाई का यूज करूँ, डीएक्स डी वाई का, मैं डी वाई पहले लिख दूँ, डी वाई डीएक्स वाई बाद में लिखूँ, तो ऐसा नहीं चलेगा। अब ये खत्म, 2+3 और 3+2 की एक ही वैल्यू होती है, नहीं तो कोई बोलेगा नहीं ना सर पहले डी वाई पहले लिखा डीएक्स बाद में लिखा, तो ऐसा नहीं चलेगा। डीएक्स डीवाई अगर यूज हो गया है तो अब दोबारा यूज नहीं किया जाएगा, अब दूसरा करो, आप चाहे तो आप डीएक्स डीजेड यूज करो, डीवाई डीजेड यूज करो, समझे कि नहीं। या फिर ये इससे भी नहीं हो रहा तो इन दोनों को मिला के और एक तीसरा बना लो। हाँ, डीएक्स डीवाई का यूज करके आप तीसरा बना सकते हो, चौथा बना सकते हो, वो चलेगा। पर अब यही सॉल्यूशन नहीं चाहिए, तो चलो ठीक है मैं देखता हूँ। तो अब मैंने ऑब्जर्व किया यहाँ पे कि ये तीनों रेशो को अगर, अब इससे अब नहीं बन रहा, अब ये तीनों रेशो का काम खत्म हो गया, अब इससे कुछ भी नहीं आएगा। जैसे शुगर केन, गन्ना को अब रस निकाल लेते हैं बाद में, उससे नहीं निकलता तो फेंक देते हैं। ये जो रेशियो है ना, ये 3 रेशियो से एक ही सॉल्यूशन बना, तीसरा नहीं बन रहा, दूसरा नहीं बन रहा है। तो देखो अब आप किसी से भी कंपेयर करो, अब एक्स को वाई से, एक्स को जेड से, या वाई को जेड से, तो तीसरा वेरिएबल रह ही जाएगा। अगर वाई जेड लिया तो एक्स रह ही जा रहा है, एक्स जेड लिया तो वाई रह ही जा रहा है, वो हट नहीं रहा है, मतलब अब इसका यूज करके नहीं होगा। तो अब मैं क्या करूंगा, तीसरा और चौथा रेशियो बनाऊंगा, पांचवा रेशियो बनाऊंगा, शायद वो बने। अगर हम ऑब्जर्व करते तीनों को ऐड किया हमने, dx dy dz को, तो dx dy z को अगर हम और ऐड करते हैं, dx dy प्लस dz, तीनों को ऐड करेंगे और तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तीनों को ऐड भी करना है और तीनों को मल्टीप्लाई करना है। तो तीनों को ऐड मल्टीप्लाई करने के बाद, टाइम कम है इसलिए मैं थोड़ा शॉर्टकट में लिख दूंगा। तीनों को जब आप ऐड करोगे तो आपको क्लियर कट समझ में आएगा, कुछ चीजें कैंसिल होगी, ये होगी। तो यहाँ पे मिलेगा हमें x माइनस वाई कॉमन निकलेगा, और याद रहे x तीनों का ऐड किया तो ये टर्म नीचे गारंटेड क्रिएट होना चाहिए, तो ही इंटीग्रेट होगा। तो यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड ये आ गई। अगर ये नहीं रहता था ना एक्स वाई, तो सीधा हम डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दिए रहते तो हमें आंसर मिलता था। पर हमारा ये जो x माइनस वाई है एक विलन है, अब इसे हटाना पड़ेगा। अब इसे कैसे हटाएंगे, इसे हटाने के लिए देख लो किसी से कंपेयर करो, इससे कंपेयर करोगे तो x प्लस वाई है, यहाँ x प्लस वाई, तो ये भी नहीं हटेगा। तो अब हमें x माइनस वाई चाहिए। तो देखो अगर इन दोनों को ऐड करते हैं तो यहाँ पे माइनस साइन है ना, यहाँ पे x माइनस वाई आ जाएगा और इसे कैंसिल कर देगा। अब ये हो गया आपका चौथा रेशो, तीसरा हो गया, ये क्या होगा, अब ये बना 1 2 3 चौथा रेशो, और ये रेशो भी इनके ही बराबर, याद रखना। मतलब कोई ये नहीं हम 3 फ्री में मिलता है, बाद में इसके यूज करके हम और भी करते हैं, समझे कि नहीं। जैसे कभी कभी आपने कोई चीज खरीदा, कुछ कूपन मिलता है फ्री में, तब इसका यूज करके खरीद, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपना जेब खर्चा नहीं करोगे, कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी 3 रेशो तो हमें फ्री में मिला है फॉर्मूले से ही, पर ये 3 से काम नहीं बना तो हम चौथा रेशो इनका यूज करके बना सकते, तो हमने यहाँ पे तीसरा बना लिया, चौथा रेशो बनाया। अब इसका यूज करके भी नहीं हो रहा, तो इसको कंपेयर करने के लिए मुझे एक और एक रेशो लगेगा। मैं पहले दोनों को ऐड कर देता हूँ तो भी चल जाएगा। ऑल्सो पहले दोनों को अगर ऐड किया मैंने, तब तो बोलोगे यहाँ पे माइनस है, तो बीच में माइनस तो है ना, यहाँ पे माइनस है,
तो ऑल्सो dx प्लस dy अगर हमने किया तो यहाँ पे मिलेगा हमें, ये देखो x प्लस वाई है कि नहीं, माइनस वाई एक्स प्लस वाई, तो एक्स प्लस वाई तो दोनों में कॉमन है, कॉमन ले लेंगे हम, तो होगा आपके पास dx प्लस dy। तो ये होगा आपके पास, अगर मैंने x माइनस वाई कॉमन लिया, x माइनस अगर x प्लस वाई कॉमन लिया तो ये मिला हमको x प्लस वाई, है ना। x प्लस वाई कॉमन लिया तो x माइनस वाई बचेगा ना। अब देखो ये दोनों रेशो बराबर है कि नहीं, अब ये दोनों ही रेशो बराबर है, अब ये दोनों ही रेशो बराबर दिख रहा है। देखो ये होगा, वो चौथा नंबर का हो गया। अब एक्चुअल में ये जो है ना तीन, ये इसके, ये चौथा, ये तीन है, चौथा इसके बराबर है, ये भी उसके बराबर है, तो चाहे तो आप यहाँ भी लाइन में लिख सकते हो ना। आप तीनों के तीनों को हम कंपेयर करने वाले हैं। अब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे। तो एक मिनट थोड़ा रेस्ट लेता हूँ मैं, रेस्ट मतलब यहीं पे होकर भागा नहीं जा रहा हूँ। तो dx माइनस dy, तो x प्लस वाई, ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे ना ये x माइनस वाई यहाँ पे माइनस करके क्रिएट होता है, ये माइनस आता है, डायरेक्ट x माइनस वाई नहीं आता हो। अब हम तीनों को कंपेयरिंग 3 और 4 को, ये तीसरी कंपेयरिंग 3 एंड 4, देयरफॉर फ्रॉम 3 एंड 4 इक्वेटिंग लिख सकता हूँ, इक्वेटिंग 3 एंड 4, 3 एंड 4। अब इधर का मिटा देता हूँ मैं। हाँ ये सॉल्यूशन याद रखना हमको, u इक्वल टू आपके पास x इंटू वाई है, ये पहला सॉल्यूशन है, बाकी मैं मिटा दूंगा। इसी के साथ ये भी यूनिट खत्म हो जाएगा, इसका मतलब पांचवे का, उसके बाद छठवे पे बता दूंगा सॉल्यूशन। तो इक्वेटिंग 3 एंड 4, तो अब देखो, आप जब जैसे ही इक्वेट करेंगे 3 एंड 4 को, तो लिखी तो दिया हो यहाँ पे, लिखा नहीं हो तो माइनस है ऑलरेडी, तो dx प्लस dy प्लस dz, यहाँ पे आएगा आपके पास, माइनस ऑलरेडी है, यहाँ पे x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और इक्वल टू, तो dx प्लस dy। इस एग्जांपल में मैक्सिमम बच्चों ने क्या लिखा है, dx बाई dy का यूज किया, वो कर ही नहीं सकते हो, सॉल्यूशन ऑलरेडी उसका सॉल्यूशन का यूज नहीं कर पाओगे आप। तो dx बाई इक्वल टू एक्स, dy इक्वल टू एक्स, उसका यूज करके बच्चे फंस गए, वहां पे इसलिए गलत हो गया। यहाँ पे हो गया आपके पास, कहाँ गया, हाँ, तो x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, तो ये तो दोनों कैंसिल हो गए यहाँ से, बस हो गया सेपरेट, और ये माइनस उधर दे देता हूँ, तो हो गया अपने पास dx प्लस dy प्लस dz डिवाइडेड बाय x प्लस वाई प्लस जेड, और ये माइनस इधर करूंगा और ये इधर आ जाएगा, ये होगा आपके पास dx प्लस dy इक्वल टू एक्स प्लस वाई इक्वल टू, इंटीग्रेटिंग तो इंटीग्रेट करेंगे तो इसकी वैल्यू होगी लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू, अब लिख दूंगा मैं यहाँ पे लॉग बी। आपको हमेशा याद रखना, डिफरेंशियल इक्वेशन का आंसर लॉग के टर्म में नहीं लिखा जाता, लॉग हटना चाहिए, ई के टर्म में चलेगा, लॉग के टर्म में नहीं लिखा जाता है। तो लॉग हटाने के, लॉग को लॉग ही हटा सकता है, जैसे लोहे को लोहे काटता है, जहर के जहर काटता है, वैसे लॉग को सिर्फ लॉग ही काट सकता है। ये लॉग इसलिए लिया जाता है, लॉग आपको मालूम है कि ए का डेरिवेटिव 0 अगर लॉग ए का भी 0 होगा तो दोनों कांस्टेंट हो गए, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लॉग लो या ए लो, क्योंकि दोनों ही कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। तब आपको मालूम है लॉग ए प्लस बी होगा लॉग ए बाय बी, तो लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड लॉग ऑफ ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस वाई हो गया। अब यहाँ पे लॉग का रोल कॉल खत्म हो गया, तो लॉग को मैं ड्रॉप कर दूंगा, देयरफॉर ए की वैल्यू हो गई आपके पास, ए की वैल्यू हो गई, देयरफॉर एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब सेकंड स्टेप में मुझे लिखना था, यहाँ पे सेकंड स्टेप में मुझे यहाँ पे लिखना था टू फाइंड वी करके, तो कहाँ लिखा मैं नहीं जानता, तो सेकंड स्टेप में अपने को लिखना चाहिए था ऐसे कि टू फाइंड वी,
टू फाइंड v, v हमारा सेकंड सॉल्यूशन होता है v। तो x प्लस वाई इक्वल टू a, तो ये हो गया हमारा v। देयरफॉर हम ले लेंगे, अब इसे मिटा देता हूँ, इधर का भी काम खत्म हो गया। इस तरीके से जिसने किया उसे पूरे नंबर मिले हैं, और जिसने भी आड़ा टेढ़ा काम किया है, कुछ छोड़ा है, इधर उधर छापा है, तो वो फंस गया है। इसलिए मैक्सिमम बच्चों को इसमें भी नहीं मिला। देयरफॉर हम इसे ले लेंगे लेट v इक्वल टू हो गया आपके पास x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई, ए को छोड़ दिया जाता है, कांस्टेंट है। अब फाइनल आंसर तीसरे स्टेप में हम निकालोगे टू फाइंड सॉल्यूशन, फाइनल आंसर या टू फाइंड फाइव, इसको यहाँ पे फाइव ऑफ यू भी बोलते हैं, यू बी इक्वल टू, ये फाइनल आंसर होगा, इस पे एक नंबर होगा। तो बस पुट कर दो फाइव, यू की वैल्यू है आपके पास, यू की वैल्यू मिली थी आपको, ये ऊपर लिखा मैंने एक्स वाई, और v की वैल्यू मिली हमें, ये हमने निकाला x प्लस वाई प्लस जेड और x प्लस वाई। तो इस तरीके से हमने ये हमारा पूरा निकाल लिया, और जिसने यहाँ तक बराबर लिखा उसे पूरे 5 नंबर मिले हैं। और मैक्सिमम बच्चों ने सेकंड स्टेप में गलती की है, पहला स्टेप निकाला है, यहाँ पे बहुत लोगों को नंबर नहीं मिलता। अब आप इसे कंपेयर करना कहाँ पे आपने गलती किया है। वैसे भी टीचरों ने बहुत अच्छे मार्क दिए, मैंने देखा हूँ कि बहुत अच्छे मार्क दिए सभी टीचरों ने, गलत होने पे भी अच्छे ही मार्क दिए हैं। तो अब छठवां यूनिट, तीसरा यूनिट, मतलब जो सिलेबस में हमारे छठवां है, तो मैं तीसरा करके बताता हूँ, वो भी बहुत आसान है, इजीली हो जाएगा। तीसरे एग्जांपल में बहुत बड़ी गलती बच्चों ने, और क्या गलती की मैं आपको बताऊंगा। कि एक सिलेबस में क्वेश्चन था बिल्कुल उसके जैसा ही, तो बच्चों ने उसी को छाप दिया और ध्यान ही नहीं दिया कि क्वेश्चन अलग है, वहां पे 5/2 एडजस्ट कर दिया, और आप फंस गए हो। तो अगर आपने गिवन क्वेश्चन को प्लस का माइनस भी किया तो उसके मायने बदल जाते, जैसा क्वेश्चन आपको वैसे ही सॉल्व करना है। और क्वेश्चन में जो दिया था वो 5/2 नहीं था, और बुक में जो सॉल्व है वहाँ पे 5/2 था। बच्चों ने आंख ना आओ देखा ना ताओ देखा, 5/2 एडजस्ट किया और सॉल्व किया, तो सभी को मिल गया 0-0। और फिर भी टीचरों ने नंबर दिया है उस पर, अच्छा मैंने भी दिया, 0 नहीं डाला है, तो ठीक है। चलिए अब छठवां मतलब तीसरा क्वेश्चन है, इसके बाद आपका पूरा सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा, और इसके बाद 19 तारीख को फिर एंड सेम होने वाला है, तो उसका भी सॉल्यूशन जल्दी बनाया जाएगा, आपको दिया जाएगा, जिससे आपको मालूम चल जाए कि आपकी क्या गलती हुई, नहीं गलती, और आप कितने मार्क मिले आप खुद ही प्रेडिक्ट कर पाओगे। पर उसके लिए आपको वीडियो देखना पड़ेगा, लाइक भी करना पड़ेगा, और सब शेयर भी करना पड़ेगा, काफी मेहनत लगती है, आपने देखा बनाने, है कि नहीं? चलिए ठीक है, वो तो होता ही रहेगा। तो अब तीसरा जो क्वेश्चन दिया था पेपर में, तीसरा क्वेश्चन था हमारे पास, अब पेपर भी आपको मालूम कई बार क्वेश्चन पेपर में से उतर जाते, तो शायद आपको फायदा हो जाए यहाँ से। तो तीसरा क्वेश्चन था आपका एक्सप्रेस द फंक्शन एफ एक्स। तीसरे इसमें दो क्वेश्चन था, तीसरे का जो पहले था आपके पास एक्सप्रेस द एफ एक्स, और एफ एक्स दिया था आपके पास साइन एक्स बाय साइन, और यहाँ पे 0, और ये आपके जो फंक्शन दिया था आपकी लिमिट है पाई, और पाई से लेके तो इन्फिनिटी, ग्रेटर देन पाई मतलब पाई से लेके इन्फिनिटी था। कई बच्चों ने यहाँ पे मेन डेफिनेशन लगा दी, मेन डेफिनेशन नहीं लगा पाओगे, मेन डेफिनेशन के लिए फुल रेंज ही चाहिए रहेगा, माइनस पाई से लेके तो प्लस पाई, या माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, तो ही फुल रेंज होता है, तो ही लगता है। ऐसे केस में जब हाफ रेंज वगैरह दिया रहता है, हाफ लिमिट दी रहती है, 0 से स्टार्ट होती है, तब अगर साइन साइन या कोसाइन ट्रांसफॉर्म यूज किया जाता है, बिल्कुल जैसे लाप्लास, ये अपना फुरियर सीरीज का कॉन्सेप्ट है, -L to L है तो ही आप फुल रेंज मतलब मेन डेफिनेशन लगा पाओगे। तो यहाँ भी फुरियर ट्रांसफॉर्म में भी सेम वही लॉजिक लगती है, माइनस से लेके प्लस तक है, मतलब सेम टू सेम, तो ही आप मेन डेफिनेशन लगा पाओगे। अदरवाइज आपको हाफ रेंज ही लगाना है, अदर साइन ट्रांसफॉर्म या कोसाइन ट्रांसफॉर्म, और वो आपको क्लियर कट मेंशन रहेगा वहां पे कि वो आपको ही करना है। तो यहाँ पे आपको क्लियर कट लिखा हुआ था कि एक्सप्रेस इज एफ एक्स दिया है एज ए फुरियर साइन इंटीग्रल, और उसके बाद शो करना था आपको, कौन सा है, उसके बाद आपको शो करना था 0 to infinity साइन ओमेगा एक्स साइन पाई डब्ल्यू, पाई ओमेगा या डब्ल्यू, चलो ओमेगा है, अपन डब्ल्यू बोल लूंगा यहाँ पे,
1 माइनस डब्ल्यू स्क्वायर डी डब्ल्यू इक्वल टू फूरियर साइन इंटीग्रल इक्वल टू पाई बाय टू साइन एक्स। अब बच्चों लोग गलती क्या की यहाँ पे कि एक बुक में सॉल्व एग्जांपल यहाँ पे पाई बाय टू एडजस्ट है, तो सभी बच्चों ने पाई बाय टू एडजस्ट किया और बिल्कुल बुक का छाप दिया, तो एग्जांपल गलत हो गया। तो मैक्सिमम लोगों को वो 0 मिल गया, या कई टीचर ने नंबर भी दिया, एकदम 0 नहीं डाला है। और 100% रॉन्ग एग्जाम्पल, अगर किसी ने 0 दिया था कुछ बोल नहीं पाओगे, वो एग्जाम्पल 0 ही डिजर्व करता है, क्योंकि आपने क्वेश्चन ही अलग सॉल्व किया है, जो पूछा वो किया ही नहीं। आपको पूछा केमिस्ट्री की फिजिक्स स्पेलिंग बताओ, आप फिजिक्स बता रहे हो, फिजिक्स सही है पर फिजिक्स की पूछा ही नहीं है ना। आपको ये नहीं बोला जा रहा कि आपने फिजिक्स की स्पेलिंग गलत बोली, वो करेक्ट है, पर आपको फिजिक्स नहीं पूछा गया था, आपको केमिस्ट्री पूछा गया था, तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो वैसे ही आपको एग्जाम्पल पूछा था, यही करना था। आपने कोई और एग्जाम्पल सॉल्व किया था, वो एग्जाम्पल जो सॉल्व किया वो भी सही था, तो पूछा ही नहीं था। फिर भी कई टीचरों ने कुछ नंबर दिया है, ऐसा नहीं है, पर वो 0 दिया था, कुछ बोल नहीं पाओगे। तो चलिए, अब यहाँ पे क्लियर कट बोला ही है कि यहाँ पे फूरियर साइन इंटीग्रल निकालना है हमें, तो झंझट ही नहीं रहा हमें क्या निकालना है, हमें ऑड इवन चेक करना है। कई बच्चों ने ऑड इवन भी चेक करते बैठा, जब बोला ही हुआ है कि निकालो आप साइन या कोसाइन, तो चेक नहीं कर रहा है। चेक कब किया जाता है, जब कुछ पूछा नहीं रहता है, तब आप चेक करोगे, तो ऑलरेडी बोला ही है ना। तो हमें निकाला है फूरियर साइन इंटीग्रल, तो फूरियर साइन इंटीग्रल हमें डायरेक्ट एफ एक्स ही निकाल के देता है, टू फाइंड एफ एक्स। तो हम सीधा लिखेंगे टू फाइंड एफ एक्स, मतलब एफ एक्स कहीं निकाल, इनवर्स वगैरह निकालने की जरूरत नहीं है। जैसे ट्रांसफॉर्म में पहले एफ एस निकालो फिर एफ एक्स निकालो, यहाँ पे डायरेक्ट आंसर देता है। तो हमारा फॉर्मूला हमें मालूम होना चाहिए, एफ एक्स का फॉर्मूला होगा आपको पास 2 बाय पाई और 0 टू इन्फिनिटी, फिर यहाँ पे होगा आपके पास, फिर और एक आएगा इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी, फिर हम लिखते हैं यहाँ पे एफ एक्स साइन, साइन यहाँ पे आप जैसे W है, यहाँ पे W के टर्म में, तो आप W लिख सकते हो, डब्ल्यू एक्स, और यहाँ पे रहेगा डी एक्स, फिर यहाँ पे फिर आएगा साइन डब्ल्यू एक्स डी डब्ल्यू। जैसा है ना यहाँ पे, जैसे डब्ल्यू के टर्म में तो आप पहले डब्ल्यू लिख दो, लैम्बडा के टर्म में तो लैम्बडा लिखो, एस के टर्म में तो एस। ये फिर आपको मालूम है इंटीग्रेशन को बोलते हैं डमी वेरिएबल, चाहे एक्स से करो, वाई से करो, जेड से करो, सेम आंसर आएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको लैम्बडा लिखो, डब्ल्यू लिखो, टी लिखो, ऐसे लिखो, चलता है। तो फॉर्मूला ऐसा नहीं कि लैम्बडा के टर्म में ही रहेगा, एस के टर्म में रहेगा, टी के टर्म में, वो बदल जाता है क्वेश्चन के हिसाब से। अब हम पुट करेंगे एफ एक्स के वैल्यू पर, एफ एक्स तो दो है यहाँ पे, तो हम इसको ब्रेक करना पड़ेगा। तो जैसे इसके पहले मैंने बताया आपको ब्रेक कैसे किया जाता है, तो 0 टू इन्फिनिटी, अब अंदर में ब्रेक होगा तो ये होगा, पहला होगा 0 टू पाई, और पाई टू इन्फिनिटी तो 0 है, तो इसको छोड़ देते हैं हम सीधा। तो 0 टू पाई के लिए हम करेंगे 0 टू पाई, रहेगा साइन एक्स, साइन एक्स मतलब साइन 1x, याद रहे, साइन डब्ल्यू एक्स डी एक्स। तो आपको मैं बता दूं कि इंटीग्रेशन जो होता है ना, सिर्फ साइन का ही होता है, कॉस का ही होता है, इसका नहीं होगा, साइन इंटू साइन का नहीं होगा। क्या करेंगे भाई, तो हमको साइन या कॉस में रिड्यूस करना पड़ेगा उसको, इसलिए इंटीग्रेशन आपको M3 पढ़ना है, M4 पढ़ना है, क्या आपको इंटीग्रेशन पढ़ना है, तो इंटीग्रेशन ही एक टाइप है। तो इंटीग्रेशन के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आना बहुत जरूरी है। अब इंटीग्रेशन तो साइन का होता है, कॉस का होता है, ये तो होता ही नहीं, तो फिर क्या करेंगे, तो हमारे पास एक फॉर्मूला है इसको साइन या कॉस में बदलने के लिए, साइन ए एक्स, अगर ए एक्स है आपके पास, प्लस इंटू साइन बी एक्स है, तो इसकी वैल्यू होती 1/2 साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी एक्स माइनस साइन, सॉरी कॉस रहेगा, कॉस 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 ए प्लस बी। बस ये फॉर्मूला लगाते ना, देखो कॉस में सेपरेट हो गया, उसके बाद इसका फॉर्मूला मिलेगा। तो आपको अगर लगता है कि अच्छे से आना चाहिए, तो आपको ट्रिग्नोमेट्री के कुछ चंद फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। तो अब मैं इसे सेपरेट करूंगा, 0 टू इन्फिनिटी, 0 टू पाई, सॉरी, ये होगा, अब यहाँ पे 1/2 आएगा, तो 1/2 से तो 2 सीधा यहाँ पे लिख देता हूँ 1/2 बाहर। ये आपके पास cos a माइनस बी, अब a मतलब यहाँ पे 1 है, तो 1 माइनस डब्ल्यू एक्स, फिर माइनस cos a प्लस बी, होगा आपका 1 प्लस डब्ल्यू एक्स, और बाहर में आपके पास डी एक्स, लास्ट में आपका साइन
डब्ल्यू एक्स डी डब्ल्यू, फॉर्मूला आपको याद रखना है। जब आप इसे इंटीग्रेट करोगे तो ये ऊपर का मिटा देता हूँ मैं, अब जरूरत पड़ेगी हमको जगह की। तो टू ए टू से टू कैंसिल हुआ, तो यहाँ बचेगा हमारे पास 1/पाई और 0 टू इन्फिनिटी एज इट इज है। ये तो दिख ही रहा है 0 टू इन्फिनिटी, वहां पे तो रहने वाला ही है। अब जब इसे इंटीग्रेट करेंगे तो कॉस का इंटीग्रेशन होगा आपको साइन 1 माइनस डब्ल्यू एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस डब्ल्यू, है ना। इंटीग्रेशन में जो टर्म एस से स्टार्ट होती है वहां पे निगेटिव लगता है, डेरिवेटिव में जो टर्म सी से स्टार्ट होती है उसमें ये टर्म एस से स्टार्ट नहीं हो रही थी, इसलिए निगेटिव नहीं आएगा। ऑलरेडी यहाँ पे माइनस साइन पहले से ही है कि नहीं। तो साइन ऑफ 1 प्लस डब्ल्यू एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस डब्ल्यू। अब हमें लिमिट पुट करना पड़ेगा, और लिमिट आपको 0 टू पाई, बाहर में आपको साइन डब्ल्यू एक्स डी डब्ल्यू 1/पाई 0 टू इन्फिनिटी। अब जब अपर लिमिट पुट की जाएगी तो अगर आपको साइन लोअर लिमिट के लिए तो 0 हो जाएगा। मैं पुट करता हूँ साइन 1 माइनस डब्ल्यू पाई बाय 1 माइनस डब्ल्यू, और ये होगा आपको साइन 1 प्लस डब्ल्यू पाई 1 प्लस डब्ल्यू साइन डब्ल्यू एक्स डी डब्ल्यू। तो अब यह देखोगे कि साइन ये जैसे मल्टीप्लाई किया पाई, तो यहाँ पे होगा पाई माइनस पाई डब्ल्यू, पाई प्लस पाई डब्ल्यू, मतलब क्या होगा 90 प्लस थीटा, है ना। 180 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा, तो इसकी वैल्यू क्या होती है अपने पास 0 टू इन्फिनिटी। तो इसकी वैल्यू जो रहेगी आपके पास ये साइन पाई रहेगी, तो इसकी वैल्यू की आपको साइन ये माइनस करके आएगा, साइन होगा आपके पास डब्ल्यू पाई, ये हो जाएगा आपका प्लस बीच में होगा, यहाँ पे होगा साइन 1 प्लस और डब्ल्यू पाई होगा आपको डब्ल्यू पाई, और बीच में नीचे में 1 माइनस डब्ल्यू होगा आपका 1 प्लस डब्ल्यू साइन डब्ल्यू एक्स डी, ये सॉरी ये डी डब्ल्यू है डी डब्ल्यू। ये आपके पास साइन और बीच में माइनस साइन है, यहाँ पे आएगा माइनस साइन, ये है बीच में माइनस साइन है, यहाँ पे माइनस था तो मैंने वही लिख दिया, और ये आपके पास ये माइनस इधर आएगा है माइनस माइनस ही रहने देते हैं, 1 माइनस प्लस ही रहेगा साइन डब्ल्यू, और आपका वो ठीक है। ये होगा सारी चीजें। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब देखो ये तो कांस्टेंट ही होगा क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू, चलो ठीक है 1/w। अब से सिंप्लीफाई करते हैं हम, सिंपली इधर का मिटा देता हूँ, फिर उसके बाद लास्ट क्वेश्चन रहेगा वो भी फटाफट हो जाएगा, तो ये काफी लंबा चला गया। जब हम इसे पूरा सिंप्लीफाई करेंगे तो ऑब्वियसली यही मिलने वाला है हमको, ये हमें मिलेगा प्रूफ दिया ही, ऑब्वियसली इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे सिंप्लीफाई करोगे तो ये हमें मिलने वाला है। ये मिलेगा हमें एफ एक्स इक्वल टू, एफ एक्स इधर चल रहा है, एफ एक्स इक्वल टू सिंप्लीफाई करने पे हमें मिलने वाला है एफ एक्स इक्वल टू 1/पाई, 1/पाई तो ऑलरेडी है यहाँ पे, और पूरा सिंप्लीफाई करने के बाद हमें मिलेगा अंदर की जो वैल्यू मिलेगी है, अंदर की क्या क्या वैल्यू मिलेगी ये, तो अंदर के वैल्यू मिलने वाले आपके पास 2 होगा आपके पास साइन डब्ल्यू पाई, साइन डब्ल्यू पाई या पाई डब्ल्यू, और डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 स्क्वायर माइनस डब्ल्यू स्क्वायर, मतलब ये a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये होगा आपको साइन ओमेगा एक्स डी डब्ल्यू, है ना। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इधर इसको इधर, सिंपली दोनों सेम ही चीज है ना,
बाहर ले लेंगे और दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई होने का 2 बाय करके आएगा, 1 1 कैंसिल होगा। अब ये 2 भी इधर है तो बाकी इधर पलटा देता हूँ, तो इधर जाएगा आपके पास देयरफॉर 0 to infinity साइन, जैसा वैसा लिख देंगे हम, साइन wx और साइन पाई w डिवाइडेड बाय 1 माइनस w स्क्वायर। और ये जो पाई बाय 2 है आपका, ये 2 बाय पाई, इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो आपके पास पाई बाय 2, और एफ एक्स आपके पास साइन एक्स है तो हम लिख देंगे यहाँ पे साइन एक्स। ये हो गया आपके पास प्रूफ। तो जिसने ऐसा किया उसे नंबर मिला है। और कई बच्चों ने क्या किया, इसके यहाँ पे सीधा सीधा पाई बाय 2 ऐसे एडजस्ट किया है, वो हो गया आपका गलत। आपने क्वेश्चन ही बदल दिया, क्वेश्चन बदल दिया, उस क्वेश्चन के हिसाब से सही है पर ये तो पूछा ही नहीं, इसलिए आपको मिल गया 0। तब अपना पेपर दिखेगा, ऐसे लिखा है तो उसको उम्मीद मत रखिएगा। फिर भी टीचरों ने दरिया दिली दिखा के काफी दिया है। यहाँ तक कंप्लीट आंसर है। अब लास्ट क्वेश्चन पेपर का थोड़ा टफ था ये, और ये 100% बच्चों ने किया ही नहीं है, किसी ने भी नहीं किया है। इसके कारण बहुत रेयर केस में किसी को 15 गया है। फुल आउट ऑफ फुल मतलब 100% मार्क नहीं जा पाए इस बार। तो ठीक है, लास्ट क्वेश्चन अभी, और ये बिल्कुल यूनिक क्वेश्चन है, आगे भी पूछे जा सकते हैं, तो आप इसको ध्यान से लिख लीजिएगा। ये सारे सॉल्व नहीं थे, अनसॉल्व थे। आपको 6 क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल गए, तो ये 6 क्वेश्चन में से भी हो सकता है कुछ आ जाए, तो इसके लिए वीडियो को अच्छे से देखिए, समझिए, शेयर कीजिए, लाइक भी कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्या होगा कि नहीं, कुछ ज्यादा तो है नहीं अपना। अब लास्ट क्वेश्चन है, टफ है थोड़ा, फिर भी करेंगे हम, करना तो पड़ेगा ही। ये क्वेश्चन कहीं पे भी सॉल्व नहीं था, या जहां भी सॉल्व था तो बच्चों ने जहां लिखा शॉर्टकट में था, तो शॉर्टकट एक्सेप्ट नहीं होगा। आपने वहां पे लिखा फ्रॉम पेज नंबर 2, तो आपने लिखा फ्रॉम पेज नंबर 2, तो ऐसा नहीं लिखना आपको। फ्रॉम पेज नंबर 2 में उसका सिंप्लीफिकेशन था, तो सब बच्चों ने 2 2 3 3 स्टेप में लिख के छोड़ दिया, इसलिए सबको 1 1 2 2 नंबर मिला, 0 ही मिले ज्यादातर लोगों को। तो ये जो क्वेश्चन था आपका था फाइंड द कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ, यहाँ दूसरा नंबर का क्वेश्चन है आपके पास। फाइंड फाइंड द, तीसरे का सेकंड नंबर का था, फाइंड द कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ, कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ, कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेस टू माइनस ऑफ ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। और ये क्वेश्चन पेपर में सॉल्व, बुक में अपने सॉल्व नहीं था, सॉल्व था पर वहां पे ए की जगह 1/√2 था। कई बच्चों ने बिल्कुल उसी को आंख बंद करके लिख दिया, तो 100% गलत हो गया। कई बच्चों ने 3 3 स्टेप में ही कर दिया, वो भी गलत हो गया। पर काफी लंबा एग्जाम्पल है। यहाँ पे ऑलरेडी हमें पूछा हुआ है कि फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म निकालो, तो हमें कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है कि साइन है, ऑड है, इवन है, ये है, वो हमारा रोल कॉल नहीं रहा। हमें जो टास्क दिया वो करना। अगर सिर्फ पूछा रहता था यहाँ पे कि फाइंड द फूरियर ट्रांसफॉर्म, तब हम चेक कर सकते थे कि ऑड है कि इवन है, पर वो तो खुद ही बोला है कि कोसाइन ट्रांसफॉर्म है, तो हम निकालेंगे। एफ एक्स है हमारे पास, और यहाँ पे लिमिट है आपके पास ए इज ग्रेटर देन 0, ए इज ग्रेटर देन 0, है कि नहीं। तो ना फर्स्ट स्टेप फूरियर ट्रांसफॉर्म में, फूरियर ट्रांसफॉर्म में क्या निकालते हैं हम, एफ एक्स और एफ एस, और यहाँ पे कुछ प्रूफ करने को नहीं दिया है, तो हमको इनवर्स नहीं निकालना है यहाँ पे, तो सीधा सीधा टू फाइंड एफ एस लिखेंगे हम, यहाँ पे लिखते हैं हम सी, वे सी का डिनोट कर रहा है कोसाइन ट्रांसफॉर्म, तो कोसाइन ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला है हमारे पास। अभी थोड़ा नया फॉर्मूला लिखूंगा मैं, तो यहाँ पे 0 to इन्फिनिटी, यहाँ पे √2 मैक्सिमम टीचर लिखते हैं, मैं भी लिखता था, मैं भी लिखता भी हूँ, ऐसी बात नहीं है, करेक्ट है। पर मैं क्या करूंगा, ये 0 to इन्फिनिटी, ये जो है ना √2 नहीं यूज करूंगा। एफ एक्स कॉस एस एक्स, अगर आप ध्यान दे रहे होंगे तो एक इस यहाँ पे फैसिलिटी है, कोई √2 लिख भी सकता है, नहीं भी लिख सकता है, लिखेगा तो भी सही, नहीं लिखेगा तो भी सही, दोनों अलाउड है। पर नहीं लिखे तो आगे इसमें चेंज आता है, जो अभी वो नहीं करने वाले हम, तो हम नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, सेम नंबर मिलेगा, जिसको नंबर कटता नहीं है, वो डरने की बात नहीं है। लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, उसमें नहीं फर्क नहीं पड़ता, दोनों ही करेक्ट है। पर अगर नहीं लिखा तो आगे इनवर्स में कुछ चेंज करने पड़ते हैं, तो आपको मालूम चलेगा बाद में। खैर वो तो नहीं पढ़ रहा हम, तो चलिए लिख देते हैं हम यहाँ पे। तो इसको अब आई नाम दे दो, तो आई मतलब इंटीग्रल एफ एस, हमको आई नाम देना है, इसका कुछ इसका इंपॉर्टेंस है यहाँ पे।
तो 0 to infinity fx दिया आपके पास e raised to minus of a square x square cos sx। अब मैं आपको एक बात ध्यान दिला दूं, इसके पहले आपने गामा बीटा भी पढ़ा है, या गामा बीटा नहीं भी पढ़ा तो आपको याद रखना है इंटीग्रेशन की कुछ लिमिटेशंस है। लिमिटेशन कुछ भी नहीं है, मतलब उसका कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म में तो ही इंटीग्रेट कर पाएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन बोले तो अपोजिट ऑफ डेरिवेटिव। जिस चीज का डेरिवेटिव हुआ है मतलब वो किसी चीज का अगर डेरिवेटिव है तो ही निकलेगा, और नहीं है किसी चीज का डेरिवेटिव तो नहीं आंसर निकलता है। तो इंटीग्रेशन किसका होता है? सिर्फ ई रेज टू एक्स का होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में, आपको मालूम है ये होगा आपका ई रेज टू एक्स बाय ए, है ना। और ई रेज टू मान लो एक्स स्क्वायर रहा तब तो इसका होगा ही नहीं, क्योंकि एक्स स्क्वायर आ गया, तब आपको इसको फिर एक्स स्क्वायर को आपको हटाना ही पड़ेगा। आपको एनी हाउ ई रेज टू ए टी करो, कुछ भी करो करो, पर आपको करना पड़ेगा तो ही इंटीग्रेट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये हमने फर्स्ट ईयर में बीटा गामा में अच्छे से पढ़ा था बार बार, तो बिल्कुल यहाँ पे बीटा गामा का कुछ कॉन्सेप्ट यूज होगा, तो वो बच्चों ने यूज नहीं किया। तो अब ये तो इंटीग्रेट होगा ना। अगर ऐसे रहा रहता था ई रेस टू एक्स है, कॉस है या फिर साइन है, तो बिल्कुल आंख बंद करके हम इंटीग्रेट कर सकते थे। पर ठीक ये तो है स्टैंडर्ड फॉर्म में, पर ये नहीं है ना, इसे हमें हटाना पड़ेगा। अब ये हटाने के लिए यहाँ पे कुछ तो भी एक्स वगैरह चाहिए, तो ही इसको सब्सटीट्यूट वगैरह करके कुछ तो हम हटा पाएंगे गामा बीटा के फॉर्म में, मतलब यहाँ पे एक्स हमको लेके आना पड़ेगा। अब क्या करेंगे हम इसे, हम लगाएंगे यहाँ पे डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन, 10 रूल, डूस रूल बोलते थे हम, फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा है। तो इंटीग्रेशन वो आपको इसको इंटीग्रेशन उसके थ्रू ही करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इसे इंटीग्रेट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एस, क्योंकि हम यहाँ क्या फंक्शन ऑफ एस है ना, यहाँ पे तो फंक्शन ऑफ एस है तो एस से इंटीग्रेट करना पड़ेगा, आपको मालूम है। इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू एस, तो आई नाम दिया, इंटीग्रेट नहीं सॉरी डिफरेंशिएटिंग, तो डी आई नाम दे दो, या डी एफ एस ही रहने दो तो भी चलेगा। तो डी आई हमने नाम दिया। अब इसे इंटीग्रेट करेंगे तो 0 to इन्फिनिटी विद रिस्पेक्ट टू हमको एस करना है। एस क्यों कर रहा है? क्योंकि फंक्शन ऑफ एस है, तो इसमें तो एस है ही नहीं, तो ये हो गया कांस्टेंट है, कॉस एस एक्स में है, तो कॉस का डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस, है ना, साइन एस एक्स, और हमने क्या करा एस से, तो यहाँ पे एक्स क्रिएट होगा, एक्स ई रेस टू माइनस ऑफ ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और होगा आपके पास कॉस, कॉस का क्या होगा आपका? साइन एस एक्स डी एक्स। अभी है क्या इंटीग्रेशन में? अभी भी इंटीग्रेशन के फॉर्म में नहीं है, और अब हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेशन में पार्ट लगाएंगे। इंटीग्रेट, अब ये इंटीग्रेशन करना है ना हमको, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट होगा, तो इसको एक फंक्शन मानेंगे और इसको एक फंक्शन मानेंगे, क्योंकि इंटीग्रेबल फॉर्म में है, तो डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं होगा, तो इंटीग्रेटिंग बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट आपको मालूम है क्या होता है? इंटीग्रेशन बाय पार्ट जो होता है, अब यहाँ पे मैं इंटीग्रेट करके नहीं बताऊंगा वो वाला पार्ट, क्योंकि उसको 2 घंटा लग जाएगा इंटीग्रेट करने में, तो उसको डायरेक्ट आंसर लिखूंगा। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ यू भी है तो डी एक्स, तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे? यू इंटीग्रेशन ऑफ वी माइनस इंटीग्रेशन यू डेरिवेटिव, और यहाँ पे फिर से इंटीग्रेशन ऑफ वी होता है ना, और यहाँ पे आपको जो भी अंदर में dx और बाद में dx ये रहता है ना, तो ऐसा। तो ये से सपोज हम ले लेंगे। अब चलो इसे इंटीग्रेट करते हैं, तो यहाँ पे होगा डी आई बाई डी एस, डी आई बाई डी एस, और 0 to इन्फिनिटी। अब जो पूरे को इसको इंटीग्रेट किया जाएगा, है कि नहीं? तो जब पूरे को इंटीग्रेट करेंगे हम, इस पूरे को इंटीग्रेट करने के बाद हमें मिलेगा ये हो गया टी। तो जब इस पूरे को इंटीग्रेशन में पार्ट लगाएंगे तो 0 to इन्फिनिटी हम रहने देते हैं यहाँ पे, तो 0 to इन्फिनिटी। हाँ, तो ये क्या लेंगे हम, इसको सपोज हमने लिया u साइन एस एक्स को, साइन एक्स को हमने u लिया साइन एस एक्स, है कि नहीं? अब इसको करेंगे इंटीग्रेट, अब इसको भी इंटीग्रेट करें, इंटीग्रेशन ऑफ v ये। अब तो इंटीग्रेशन ऑफ v जब करोगे ना, आप इसको गामा बीटा का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, याद रखना, x ई रेस टू माइनस ऑफ ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ऐसे इंटीग्रेट नहीं होगा, इसको आपको पुट करना पड़ेगा, पुट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी करके, फिर वो लंबा लंबा होगा, वैसे करना है। तो बच्चों ने पुट इंटीग्रेट ही नहीं करती, डायरेक्ट आंसर लिखा कहीं से भी छाप के, तो इसलिए टीचरों ने नंबर गलत दे दिया उसको, मतलब गलत नहीं दिया, कम दिया है। तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा हमारे पास वो हमें याद रखना है, उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन, तो उसका इंटीग्रेशन होगा आपके पास, कहाँ गया वो, ये माइनस आएगा यहाँ पे
1 बाय, ये इंटीग्रेट करने के बाद आया और साइड में आपको सिंस रीजन लिखना है। अभी इंटीग्रेट करते बैठूंगा तो बहुत लेट हो जाएगा, तो इसलिए मैं उसे नहीं करूंगा। ई ऑफ ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये इंटीग्रेट करना है एक्चुअल में, साइड में आपको दिखाना था रीजन। तो इसे नहीं आता तो भी इंटीग्रेट करके बाद में बता दूंगा। ऑलरेडी आपको आता है, आपको बता दिया था, आप कर पाओगे, ऐसा नहीं। ये हो गया। और ये अब लिमिट भी लगानी पड़ेगी ना सभी दोनों पे, तो 0 टू इन्फिनिटी जो लिमिट है हमारी, फिर माइनस यहाँ पे फिर से वही रहेगा, तो यहाँ पे 0 टू इन्फिनिटी है। और एस जनरेट होगा एक्स्ट्रा का, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ कॉस होगा तो कॉस का होगा माइनस इधर आएगा, ये होगा एस बाहर लिया कॉस एस एक्स, और यहाँ पे फिर से इसका इंटीग्रेशन होगा ई रेस टू माइनस ऑफ ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय ट्वाइस ए स्क्वायर डी एक्स। अब इसकी वैल्यू तो आई है, ये तो इसी को आई नाम दिया है ना हमने, इसी को तो आई नाम दिया, तो ये पूरा हो गया आपका आई। तो डी आई बाई डी एस, अब लिमिट पुट करेंगे इन्फिनिटी के लिए, तो ई की वैल्यू इन्फिनिटी 0 होती है कि नहीं, तो अपर लिमिट के लिए पूरा 0 हो जाएगा, लोअर लिमिट के लिए तो यही 0 हो जाता है, तो ये पूरा ही 0 हो गया है कि नहीं, वही पूरा 0 हो गया। माइनस, अब इसकी वैल्यू तो ये है, तो एस हो गया, और ये तो अपना आई है हमारा, और ये इसको छोड़ के तो आई, और यहाँ पे मिला हमको ट्वाइस ए स्क्वायर एक्स्ट्रा का ये जनरेट हुआ है, ये हो गया। तो हो गया वेरिएबल, अब इसे इंटीग्रेट करना है, क्योंकि हमको तो इंटीग्रेट करना था ना, पर हमने डिफरेंशिएट किया था, अब ये डी भी हटाना पड़ेगा, तो वेरिएबल सेपरेट कर लेंगे हम। तो डी आई बाय माइनस आई इधर ले लेता हूँ, माइनस इधर रहने देता हूँ, तो डी एस बाय, यहाँ पे ऐसे ही रहेगा, माइनस साइन भी, और यहाँ पे हो गया प्लस ट्वाइस ए स्क्वायर। अब इंटीग्रेशन तो आपका आता है, ये तो ये होगा लॉग आई, और ये होगा आपके पास माइनस एस स्क्वायर बाय 2, ऑलरेडी पहले है तो 4a स्क्वायर, प्लस लॉग ए लेंगे हम। लॉग क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे आंसर में लॉग आ रहा था, लॉग को हटाने के लिए लॉग ही लेना पड़ेगा। तो इधर का मिटा देता हूँ मैं, ये इधर मिटा देता हूँ। एक चीज लगेगा मुझे यहाँ पे, मिटाना नहीं था, मिटा दिया, ये इधर से मिटा देता हूँ थोड़ा। तो वो चीज मैं लिख देता हूँ, क्योंकि मुझे आगे जरूरत पड़ेगी, आई या फिर एफ एस, आई को हमने एफ एस नाम दिया है। तो आपके पास 0 टू इन्फिनिटी है आपका ई रेस टू माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर कॉस एस एक्स डी एक्स, ये हमारा नंबर 1, इसका बहुत यूज में आएगा। अब लॉग को एक तरफ ले लेंगे, तो लॉग को इधर लेंगे, लॉग ए माइनस बी हो जाएगा, है ना। तो लॉग ए माइनस बी होने के बाद आपको आएगा इधर लेने का लॉग आई बाई ए इक्वल टू माइनस ऑफ एस स्क्वायर बाय 4 ए स्क्वायर, बराबर है। देयरफॉर एक आई की वैल्यू हमें आई निकालना था, देयरफॉर आई की लॉग हटाएंगे तो ई के पावर में जाएगा, फिर एक उधर ट्रांसफर करेंगे, है कि नहीं, जल्दी है, इसलिए हम इसको आई की वैल्यू हो गया हमारे पास ए ई रेस टू माइनस एस स्क्वायर बाय 4 ए स्क्वायर, बस हो गया, ये हो गया आपका नंबर 2। अब आपको ये ए की वैल्यू हटाना है, ए की वैल्यू निकाल लो, पुट कर दो, आपको रिक्वायर्ड आंसर मिल गया। पर अब ये ए निकालना आसान नहीं है। अब ये ए निकालने के लिए इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में ऐसी कुछ वैल्यू पुट करो जिससे इसकी वैल्यू मिले। ये आई और ए की दोनों की वैल्यू सेम है, तो यही अपना आई है, याद रखना है। तो पुट करेंगे, सपोज हम पुट एस की जगह हमने 0 पुट किया, अगर पुट एस इक्वल टू 0, है कि नहीं, ये फंक्शन ऑफ एस है तो एस की ही वैल्यू ली जाएगी, तो पुट एस इक्वल टू कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। इधर का जो आई हो गया हमारा, उसको ही नाम आई दिया, तो ये मिलेगा 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। फिर से अभी इसे आपको सॉल्व करना पड़ेगा, इसको अभी सॉल्व करोगे, जैसे गामा बीटा इसके पहले हमने सॉल्व किया था, अब इसको फिर से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। इसे सॉल्व करने के बाद हमें मिलता है इसे हम अगेन इसे सॉल्व करेंगे, तो पूरा सॉल्व होने के बाद आपको कहाँ मिलेगा फैस। ये जब इसे पूरा सॉल्व करोगे आप, इसकी वैल्यू 1 आती है, तो इसकी वैल्यू आएगी आपके पास 1। इसको सॉल्व करना है, मगर आपको सॉल्व करने के बाद इसकी वैल्यू आएगी 1। और कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ गामा बीटा का कॉन्सेप्ट लगाया जाएगा, तो ये हो गया आपका आई की वैल्यू 1 हो गई।
है कि नहीं। अब यहाँ भी ये जो आपको ये दूसरा वाला आई कहाँ गए, ये यहाँ भी आपको एस की जगह 0 पुट करना है, तो यहाँ भी एस की जगह, तो यहाँ से मिलेगा हमको i इक्वल टू ए, तो दोनों को कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू होगी आपके पास 1। अब ये ए की वैल्यू फाइनल इसमें पुट कर दो, किसमें, ये इसमें, तो आपको रिक्वायर्ड आंसर मिल गया। देयरफॉर फाइनल आई मतलब एफ एस जो है हमारा एफ एस, जिसको हमने आई बोला, तो वो मिलेगा हमें इक्वल टू आई ये, तो ई माइनस एस स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर, ये है आपका पूरा आंसर। जिसने भी यहाँ तक किया ऐसा किया, उसे पूरे नंबर मिले हैं, और ऐसा एक भी बच्चा नहीं दिखा जिसने इतना पूरा किया है। बस 3 स्टेप में सबने आंसर खत्म किया है। उम्मीद है आप सभी को अच्छा लगा होगा और पसंद आया होगा ये वीडियो। काफी मेहनत से बनाया, पूरे 6 क्वेश्चन सॉल्व किया है, और अब जल्दी ईएससी होने वाली है तो उसका भी आंसर शीट में बना के डालूंगा, सॉल्यूशन सेट जो आपको काम आएगा। और ये जो 6 क्वेश्चन है, हो सकता है उसमें से कुछ पूछे जाए, रिपीट हो सकता है ना, आपको आंसर मिल गया, जो ये सारे अनसॉल्व क्वेश्चन थे। तो रिक्वेस्ट है आपसे कि आप सभी इसको शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और सब्सक्राइब भी कीजिए, फ्यूचर में आपके काम आएगा। तो थैंक्स।